फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद ही होगा कि जब हम लोग न्यूटन के मोशन के लॉ पढ़ रहे थे तो हमने कई सारे फिजिकल फिनोमिनास के पीछे लगने वाले फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे कोई फोर्स किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट पर अपना इफेक्ट डालता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये था कि कोई फोर्स अगर किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट पर लगे तो वो एक्सेलरेट करने लगता है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है, जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और वो अपनी वेलोसिटी बढ़ा लेती है, वो एक्सेलरेट करती है। यहाँ ए से बी तक ऑब्जेक्ट का एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, ठीक है। और बी पॉइंट पर आने के बाद अचानक से ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, जिससे कि वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से तेज मोशन करने लगी, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करता तो 4.5 सेकंड के अंदर, यानी कि इस पॉइंट पर आते आते ये सिर्फ 3.75 मीटर ही कवर कर पाता, लेकिन फोर्स लगने की वजह से एक्सेलरेट हुआ और वो 4.5 सेकंड के अंदर 5.5 मीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर गया। तो इसका मतलब इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट की, इस कार की जो वेलोसिटी और मोमेंटम है, इसके अंदर एक चेंज पैदा कर दिया, ठीक है। तो ये तो बात हो जाती है एक सिंपल मैकेनिकल फोर्स की। लेकिन जब आप लोग यूनिवर्स के लेवल पे आते हो तो हमें ये जानने को मिलता है कई सारी ऑब्जर्वेशन से, जितने भी मैकेनिकल फोर्सेस हैं ये 4 फोर्सेस से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। 4 ऐसे फोर्सेस हैं जो कि फंडामेंटल हैं, और बाकी फोर्सेस जो हैं जैसे कि फ्रिक्शन हो गया और भी कई तरीके के फोर्सेस होते हैं वो इनसे निकले हुए हैं, ठीक है। तो अब इन सब मैकेनिकल फोर्सेस को जनरेट करता है एक फोर्स, जो कि है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। हम सब जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लगने का कारण होता है बॉडी का मास। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक मास की बॉडी है और उसको आप लोग ऊपर से छोड़ते हो तो धरती के कोर का मास इतना ज़्यादा है कि वो उसे अपनी तरफ खींच लेगा, राइट। इसी तरीके से सूरज का मास इतना ज़्यादा है कि वो धरती को खींच के रखती है, और धरती जो है वो मून को खींच के रखती है, ठीक है। तो इसका मतलब जिसके पास ज़्यादा मास है वो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेगा, और उस फील्ड के अंदर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है आएगा, वो उसके इन्फ्लुएंस में घूमने लगेगा। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे का कारण होता है मैटर की एक प्रॉपर्टी जिसे हम लोग मास कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट को मैं दूसरे ऑब्जेक्ट से ग्लू से चिपका देता हूं और उसको फिर हवा में लेके जाता हूं। अब देखिए इस टाइम पे इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि धरती का जो कोर है, जो पृथ्वी का कोर है, वो तो उसको अपनी तरफ खींचेगा ही। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों चिपके रहते हैं। तो इसका मतलब इतनी मैसिव अर्थ है, इतना मैसिव कोर है, ये इसके ऊपर लगातार सब कुछ मिलके फोर्स लगा रहे हैं, उसके बाद भी ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं। तो इसका मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा पावरफुल है। वो फोर्स कौन सा फोर्स है? तो उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखिए, आप लोग देखते हो कि आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिसके अंदर मास है वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। उसी तरीके से आपके आसपास हर ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करने की भी क्षमता यानी कि कैपेबिलिटी होती है, राइट। लेकिन उसके लिए एक अलग प्रॉपर्टी काम करती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए काम करती है मास, वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो प्रॉपर्टी काम करती है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहां पर आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन मैं कहूंगा कि ये पहला नहीं, ये आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि आप लोग किसी भी चीज को डायरेक्टली सीधे सीधे डिफाइन नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पीछे जाके देखना पड़ेगा उसके बारे में। तो चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, यानी कि 600 BC में, जहां पर ग्रीक में एक फिलोसोफर है थेल्स, राइट। हमारी नॉन साइंस हिस्ट्री के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि इन्होंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को लेके सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि एक पेड़ होता था वहां पर जिसका एक हिस्सा होता था जिसको हम लोग एम्बर कहते हैं, उनकी भाषा में इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता था उसको, ठीक है। उसको जब उन्होंने कैट फर यानी कि वूल जैसी चीजों से जब रगड़ा, ठीक है, तो उन्होंने पाया कि वो जो रगड़ने के बाद जो एम्बर है वो उस फर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखी कि जो फर है वो भी एम्बर को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि एम्बर का मास ज्यादा है, ठीक है, तो वो जो फर है यानी कि जो हल्की चीज है वो एम्बर की तरफ अट्रैक्ट होकर के उससे जाकर के चिपक जाती है। सबसे अच्छी और अनोखी बात ये थी उसके बारे में देखने लायक कि इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, उसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, जस्ट लाइक ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में भले ही कांटेक्ट नहीं हो, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन मजे की बात क्या थी, उस समय तक तो ग्रेविटी भी डिफाइन नहीं थी, क्योंकि हमें पता है ग्रेविटी तो बहुत आगे आके न्यूटन ने डिफाइन की थी, उसकी बात एक अलग बात है।
लेकिन उस वक्त ये एक बहुत कमाल की चीज थी, एक जादू की तरह था कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, तो ये जो चीज थी वो एंटरटेनर्स के हाथ में लग गई, स्ट्रीट मैजिशियंस के हाथ में लग गई। उन्होंने बहुत सी चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए, खासकर एम्बर को रगड़ के फ्रॉग स्किन के ऊपर, फ्रॉग या फिर कैट स्किन के ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर होता है, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो इस तरीके से सेंसिटिव होती है, तो वो कैच कर लेती है उस फोर्स को। खैर उस टाइम पे ये सारी की सारी चीजें या तो एंटरटेनमेंट के तौर पे देखी जाती थी या फिर माइथोलॉजिकल तौर पे। तो हमें थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, यानी कि तकरीबन 1000-1500 साल आगे आना पड़ेगा, 2000 साल। ये बात आती है 16th-17th सेंचुरी की, जहाँ पर बहुत से साइंटिस्ट ने दोबारा इन एक्सपेरिमेंट्स को किया। खास करके एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे विलियम गिलबर्ट, जिन्होंने 16th सेंचुरी के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को किया था, जिसमें वो अट्रैक्शन को देखना चाह रहे थे कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये किस तरीके से काम करता है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि ये एम्बर और कैटफर के बीच में ही काम करे। तो इस तरीके से उन्होंने कई सारी चीज़ें यूज़ की, कई सारे जेमस्टोन्स यूज़ किए, कई सारे मेटल्स यूज़ किए, कंडक्टर्स यूज़ किए। लेकिन उन्होंने एक चीज़ पाई कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनको आप लोग कितना भी रब कर लो, वो दूसरे कंडक्टर पे किसी तरीके का फोर्स नहीं बनाएंगे, ना ही नॉन कंडक्टर पे बनाएंगे। हालांकि इसकी वजह आपको पता है, हम लोग बाद में बात करेंगे। तो उन्होंने ये एक ऑब्जर्वेशन निकाला कि मेटल्स जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं करते, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स शो नहीं करते। अब विलियम गिलबर्ट के अलावा और भी कई सारे फिजिसिस्ट थे, और भी कई सारे साइंटिस्ट थे जो इस ऑब्जर्वेशंस के पीछे लगे हुए थे, जिसमें से अमेरिकन फिजिसिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन भी एक थे, जो कि उस समय बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे। तो उन ऑब्जर्वेशंस के दौरान उन्होंने एक चीज़ देखी, जब आप एम्बर को फर से रगड़ते हो और दूसरे एम्बर को फिर से फर से रगड़ते हो, तो वो दोनों एम्बर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हालांकि ये चीज़ जो थी वो विलियम गिलबर्ट ने भी इसको ऑब्जर्व किया था, लेकिन ठीक ठीक किसने पहले किया था ये कहना मुश्किल है थोड़ा सा। तो इस ऑब्जर्वेशंस के दौरान उन्होंने ये देखा कि सिर्फ अब तक तो अट्रैक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब रिपल्शन भी देखने को मिल रहा है। विच मीन्स जब आप लोग किन्हीं दो चीज़ों को रब करते हो, उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। अब तक ये मानते चल रहे थे, लेकिन अब ये मानना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी भी दो तरीके की होती है। तो फाइनली इसको इसका नाम मिला द चार्ज। अब इसको इलेक्ट्रिक चार्ज कब कहा गया ये एक सवाल है, लेकिन चार्ज इसको नाम मिला। ठीक है, तो इसका मतलब दो तरीके के चार्ज क्रिएट होते हैं, यानी कि दो ऐसे चार्ज जो कि सेम है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दो ऐसे चार्ज जो कि सेम नहीं है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। विच मीन्स अगर आप कोई दो चीजें रब करते हो तो एक पर तो एक तरीके का चार्ज आएगा और दूसरी पर दूसरे तरीके का चार्ज आएगा। यही कारण है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो उनके हिसाब से देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फायर। हालांकि उन्होंने सबसे पहले इस चीज को फायर का नाम दिया था, बाद में चार्ज कहा था, लेकिन सवाल ये था कि इन फायर्स का नाम क्या होगा, पहले का क्या नाम रखें और दूसरे का नाम क्या रखें। ठीक है, तो इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की गई थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि जब मैं एम्बर को रब करता हूँ, ग्लास को रब करता हूँ, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस बार क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और फिर दोनों को रब करते हैं। दोनों को जोड़ के रब किया गया और फिर अलग करके देखा गया तो दोनों एक दूसरे को ना अट्रैक्ट कर रहे थे ना रिपेल कर रहे थे, दोनों के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था। अब ये देख के उनकी खोपड़ी घूम गई कि भाई अलग अलग मैं रब करता हूं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, लेकिन जब साथ में मैं जब इन दोनों को रब करता हूं उस वक्त ये दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाते। कारण क्या है, यानी कि दोनों चीजें आकर के, दोनों फायर्स आकर के मिल गई और दोनों फायर्स आके मिलके एक दूसरे को शांत कर देती हैं, एक दूसरे को खत्म कर देती हैं। ये पहली बार हो रहा था कि एक चीज को दूसरी चीज से जब जोड़ा जा रहा है तो चीज बढ़ नहीं रही है, चीज घट रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, दोनों को जोड़ोगे तो ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, उसकी लेंथ और विड्थ बढ़ जाएगी। लेकिन यहां ये हो रहा था कि दो चीजें जुड़ रही हैं और वो एक दूसरे को जीरो कर रही हैं। तो विच मीन्स इसका क्या नाम रखा जाए, तो इसका नाम रखा गया द प्लस एंड द माइनस। कारण मैथमेटिक्स में जब भी आप लोग किसी प्लस की क्वांटिटी को और किसी माइनस की क्वांटिटी को जोड़ते हो तो वो एक दूसरे को जीरो कर देती हैं, और यहां पर भी वही हो रहा है। विच मीन्स एम्बर के ऊपर जो चार्ज क्रिएट होता है वो माइनस होगा और जो ग्लास के ऊपर चार्ज क्रिएट होता है वो प्लस होगा। अब ये चीज भी एक टेक्निकल चीज है, क्योंकि इसको लेके आगे चल के माइकल फेराडे ने अपनी खुद की एक लिस्ट बनाई थी। वहां पर उन्होंने ग्लास लिया और भी कई सारे एलिमेंट्स लिए जो एक दूसरे से रगड़े, और जो सबसे ऊपर रखा उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है और जब जो सबसे नीचे रखा उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आता है। तो हिस्ट्री में कुछ इस तरीके से चार्ज की ऑब्जर्वेशन की गई, कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या नाम होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब और भी बहुत सी ऑब्जर्वेशन इसकी बाकी थी। ये चार्ज बाकी
काम किस किस तरीके से कर सकता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल है और उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट लाया जाता है, तो होगा क्या कि ये जो आपकी न्यूट्रल बॉडी है इसके अंदर ऑलरेडी चार्ज होगा, लेकिन वो दोनों चार्ज जो हैं वो इक्वल अमाउंट के अंदर होंगे और वो एक दूसरे को जीरो करके चलेंगे। हालांकि जीरो चार्ज कहना एक गलत चीज है। नेट चार्ज जीरो है ये बात सही है, लेकिन इसके अंदर चार्ज जीरो ये बात गलत है। मान लीजिए कि इसके अंदर 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 5 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इसको जीरो चार्जेस नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इसका नेट चार्ज जीरो है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव ने नेगेटिव का असर खत्म कर रखा है और नेगेटिव ने पॉजिटिव का। लेकिन जैसे ही आप लोग इस पॉजिटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के पास लेके जाओगे, तो इस ऑब्जेक्ट के दूसरे वाले के जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो इसके पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों अलग अलग जगहों पे, नेगेटिव वाले तो इसकी तरफ और पॉजिटिव वाले इससे दूर। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था जो अब तक न्यूट्रल था, अब हो गया पोलराइज्ड। पोलराइज यानी कि पोलराइजेशन की बेसिस के अंदर चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, दूर लेके जाओगे दोबारा ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है चार्ज विदाउट कॉन्टैक्ट। इसको इंडक्शन भी कहा जाता है, हिंदी में प्रेरण, इंग्लिश में इंडक्शन। इन्फ्लुएंस करके चार्ज किया है इस चीज को। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने का ये एक तरीका और निकाला गया। हालांकि इस टेक्निक के जो एप्लीकेशन है वो बहुत बाद में बने थे, लेकिन ये एक तरीका था किसी भी बॉडी को बगैर छुए, बगैर कांटेक्ट में लिए चार्ज करने का। दूसरा जो तरीका है वो सीधे सीधे कांटेक्ट करके चार्ज किया जा सकता है, कि आप सीधे सीधे कांटेक्ट करो, यानी कि एक आपके पास न्यूट्रल बॉडी है, उसके पास आप लोग चार्ज बॉडी लेके जाइए और उसको जाकर के कांटेक्ट करवा दीजिए। होगा क्या, दोनों के दोनों अपना चार्ज जो है वो शेयर करेंगे। कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला इसकी तरफ आ जाएगा और जो पॉजिटिव है वो उससे रिपेल हो ही जाएगा, मतलब दूर हो जाएगा। ठीक है, तो कांटेक्ट करके सीधे सीधे चार्ज किया जा सकता है। और तीसरा तरीका आप सबको पता है, द फ्रिक्शन, यानी कि रबिंग। रब करते हैं, यानी कि शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि किसी भी चीज को रब कीजिए तो वो चार्ज हो जाएगा। अब ये 3 टेक्निक्स जो है वो चार्जिंग की, वो तो बहुत सिंपल सी आपको समझ में आ जाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हाउ, अगर मैं किसी चीज को रब कर रहा हूं, फ्रिक्शन कर रहा हूं, या कांटेक्ट में ला रहा हूं, या फिर इन्फ्लुएंस में लेके आ रहा हूं, इंडक्शन कर रहा हूं, उस समय ऐसी कौन सी चीज है जो चार्ज कर रही है इस चीज को? चार्ज है कहां? भाई, मास के बारे में मुझे पता है कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जो भी स्टफ है, जिसको आप लोग किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम या मोल में नाप लें, तो उसको आप लोग मास कहोगे। वेयर इज चार्ज? कहां होता है ये चार्ज? किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कहां है ये चार्ज? तो देखिए, इसका जवाब आपको मिलेगा द सोर्स ऑफ चार्ज, यानी कि द स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अब हमें पता है कि एटम का सबसे पहला स्ट्रक्चर 1702 में डाल्टन ने दिया था, विच वॉज नॉट शूटेबल एक्चुअली, और एटम के स्ट्रक्चर को लेके शुरू से ही बहुत मारामारी है। लेकिन मैं थोड़ा सा वक्त में आगे जाना चाहूंगा। बात है 1897 की। मुझे पता है कि ये वाला हिस्सा इस चैप्टर के अंदर नहीं है, लेकिन ये चीज़ पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा चार्जिंग का कंसेप्ट, की चार्जिंग होती किस तरीके से। तो देखिए, 1897 में सर जे थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कैथोड रेस को लेके। ठीक है, हालांकि इस एक्सपेरिमेंट को इससे पहले एक इंग्लिश फिजिसिस्ट विलियम क्रूक्स ने भी किया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि कैथोड से निकलने वाली जो रेज होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ बता नहीं पाए। लेकिन जो जे थॉमसन थे, उनका मानना ये था कि ये जो रेज हैं वो एक्चुअली रेज नहीं है, वो पार्टिकल्स है। ठीक है, और ये पार्टिकल्स अलग है, सबसे अलग है, जो कि एक एटम के अंदर पाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कैथोड को जब उसके अंदर से रेज निकलती हैं, तो वो जो रेज की बीम निकलती है उनको उन्होंने एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ वाली मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। ये आगे की बात है थोड़ी सी। वहां पर उन्होंने देखा कि जैसे ही ये बीम, यानी कि इसके जो पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचता है, तो उन्होंने इन दोनों की स्ट्रेंथ को इतना कम रखा, ऐसे 0 रखा, जिससे उन्हें पता चला कि इस पार्टिकल का जो मास है, जो इस बीम के अंदर है, उसका मास बहुत कम है। यानी कि अब तक जितने भी पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स पाए गए हैं, उनमें सबसे कम है, और इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया, विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब सर विलियम क्रूक्स और सर जे थॉमसन के इन ऑब्जर्वेशन से एक चीज पता चल गई कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल घूम रहे हैं। लेकिन एक और जो एनालॉजी निकली हुई थी वो ये थी कि जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? नेगेटिव चार्ज का पता चला तो पॉजिटिव चार्ज की लड़ाई शुरू हो गई। तो इससे एक नए एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत होने लगी। तो उसी दौरान सर जे थॉमसन ने अपना खुद का एक
एटॉमिक मॉडल देने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि ये जो आपका एटम है वो एक तरीके का वाटरमेलन है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है और इसके बीच की तरह इसके अंदर नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है वो धंसे हुए हैं, प्लम पुडिंग मॉडल जिसको कहा जाता है। तो इस तरीके से ये मॉडल तैयार हुआ। बट ये चीज़ जो थी आगे चल के 1908 के अंदर इन्हीं के एक स्टूडेंट, इनके स्टूडेंट ही थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने गलत साबित की अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से। आपको सबको पता होगा कि एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो ये देखा गया कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक बहुत छोटे से न्यूक्लियस के अंदर होता है जिसके अंदर पूरे एटम का 99% मास होता है और बाकी जो खाली स्पेस होता है उसके अंदर जो आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो घूमते रहते हैं। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस एनालॉजी से एक चीज पता चल गई कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उस न्यूक्लियस के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो मेन सोर्स है वो पता चल चुका था। तो अब इसके बाद के चेंजेस पे कभी और बात करेंगे। यहां पर मैं दोबारा चार्जिंग की टेक्निक्स पे वापस आता हूं। एक टेक्निक मैंने फ्रिक्शन बताई थी। अब हमें पता है कि किसी भी पार्टिकल या फिर किसी भी मैटर का जो एटम होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब दूसरे मटेरियल का एटम जब इसके ऊपर आके रब करेगा, आप जरा गौर से समझिए, तब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में फंस जाएंगे। और रबिंग के दौरान क्या होगा? रबिंग के दौरान ये होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को ये दूसरा वाला जो आपका एटम है ये घसीटता हुआ बाहर ले जाएगा। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके अंदर बहुत एनर्जी लगती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये जो एनर्जी है वो फ्रिक्शन के रूप में उसे मिलती है। और फ्रिक्शन के दौरान कौन सी एनर्जी क्रिएट होती है? हीट। ठीक है, और हीट एनर्जी मिली है, टेम्परेचर हुआ, तो इसकी मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। इन इलेक्ट्रॉन्स को जैसे एनर्जी मिलती है ऑलरेडी ये हायर स्टेट में आ जाते हैं और हायर स्टेट से इनको बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब रबिंग होती है तो एक एलिमेंट से या फिर एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन पास होके दूसरे मटेरियल पे चले जाते हैं। ठीक है, अब यहां से थोड़ा गौर से समझिएगा कि अगर एक एलिमेंट से आपके या फिर एक मटेरियल से आपके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज रह गया कि नहीं रह गया, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं आ गया। विच मीन्स ये ऑब्जेक्ट अब नेगेटिवली चार्ज है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो चार्जेस का असली जो ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई चार्जिंग किसी चीज की जाती है तो उसके ऊपर एक्चुअली या तो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या उससे इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। अब चूंकि मैंने जैसा कि बताया इस एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चला कि इसका मास सबसे कम होता है और प्रोटॉन की तुलना में, जो कि अंदर पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा हुआ है, उसकी तुलना में बहुत कम चार्ज का होता है, तो इसको मूव करना आसान है बजाय के प्रोटॉन को। तो जो चार्जिंग की असली वजह है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही होगा। तो इस पर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि किसी भी चार्जिंग की टेक्निक के दौरान एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने साथ कितना चार्ज लेके निकल जाता है, मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर कर देता है। तो देखिए उसकी वैल्यू होगी E इज इक्वल टू में 1.602192 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज लेके चलता है। अब मजे की बात क्या है कि इतना ही चार्ज एक प्रोटॉन के अंदर होता है, भले ही दोनों के मास में दिन रात का फर्क हो, भले ही प्रोटॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ज़्यादा हैवियर हो, लेकिन फिर भी ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है दोनों का चार्ज इक्वल होता है, दोनों के साइंस अलग अलग होते हैं बस। ठीक है, तो एक बार में इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज लेके बाहर जाता है। अब इस चीज से आपको इस इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता चलता है। कौन सी होंगी वो प्रॉपर्टीज? तो देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी वो ये होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर चार्ज एक ही होता है, बस साइन का फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग इसका मैग्नीट्यूड देखने जाओगे तो सेम ही है दोनों का मैग्नीट्यूड, भले ही दोनों का मास अलग अलग हो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि जो आपका चार्ज जो है वो कंजर्व्ड होता है, यानी कि हमेशा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रहेगा। किसी भी चार्ज को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना ही आप लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो सेम एनर्जी की तरीके से, क्योंकि ये भी एक तरीके की एनर्जी ही तो है, और इस एनर्जी को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है। जहां पर ये कहा जाता है ना कि एक चार्ज ने दूसरे चार्ज को कैंसिल कर दिया है, वहां पे असली मतलब ये होता है कि एक चार्ज ने दूसरे चार्ज के इम्पैक्ट को कम कर दिया अपने इम्पैक्ट से।
ठीक है। और इस तरीके से दोनों चार्जेस ने कांस्टेंट बना दिया, नेट फोर्स को जीरो कर दिया। दैट्स वाई हमारे पूरे यूनिवर्स का जो नेट फोर्स है, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो कांस्टेंट है। अब इसी की एक और प्रॉपर्टी है, वो भी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, कि जो आपका चार्ज है वो एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि आपके पास रहेगा। अब ये थोड़ा सा आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई दो चीज़ों को रब करके चार्ज क्रिएट किया, हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन इस वक्त आपके मटेरियल पे हो, थोड़ी देर के बाद वही इलेक्ट्रॉन आपके घर के बाहर, आपके शहर के बाहर, आपके देश के बाहर पहुंच जाए। बिल्कुल ऐसा होता है। जहां जहां उसे कैरियर मिलता जाएगा वहां वहां वो जाता चला जाएगा। लेकिन वहीं उसी चार्ज को अगर आप लोग किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखते हो तो वो पूरी तरीके से कंजर्व्ड रहेगा। ये भी इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर ही गिना जाता है। अब इसी में इसकी एक और प्रॉपर्टी गिनी जाती है, वो है द एडक्टिव नेचर ऑफ चार्ज। यानी कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर निकाय या फिर क्लोज सरफेस या कंटेनर लोगे, उसके अंदर आप लोग कुछ चार्ज डालोगे, जिसमें एक चार्ज मान लेते हैं Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा माइनस का Q1 है, चौथा माइनस का Q2 है, ठीक है। प्लस माइनस जितने भी आप नेगेटिव पॉजिटिव डाल देते हैं उसके अंदर। हालांकि पॉजिटिव चार्ज का मूव करना फिर भी पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले से मान लीजिए उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर आपको इसका टोटल चार्ज निकालना हो तो आप लोग इसका एल्जेब्रिक सम कर सकते हो सीधे सीधे, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इस तरीके से Qn तक, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे प्लस का एक चार्ज है, प्लस का दो चार्ज है, माइनस का तीन है, प्लस का चार्ज है, ठीक है, चार है, मतलब उन सबको अगर आप लोग जोड़ोगे तो यहाँ पे 4 and 2 6 and 7, 7 - 3 इक्वल्स टू में आपका निकलेगा 4, यानी कि इसके अंदर टोटल 4 कूलम का चार्ज है जो कि पॉजिटिव, समझ रहे हैं। तो उसको एल्जेब्रिकली सम किया जा सकता है। तो ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी है। और फिर आती है इसकी पांचवी प्रॉपर्टी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसको बहुत ध्यान से समझना कि द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस, चार्ज इज डिस्क्रीट। इसका जो एग्जांपल है, इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको दे चुका हूं कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में चलता है। एक पर्टिकुलर चार्ज जो है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम चार्ज जो है वो लेके जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी किसी एक जगह से दूसरी जगह चार्ज का ट्रांसफर होता है तो वो डिस्क्रीट होता है। उसको हम लोग लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू में NE। यहाँ पे E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है जिस पे चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रब किया गया है और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा 5E। 5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। जब इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आंसर निकल के आएगा, मतलब इतना चार्ज इस मटेरियल से इस मटेरियल पे गया है। तो चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन से कम जो चार्ज होगा वो बहुत ज्यादा देर तक आपका रहेगा ही नहीं, ठीक है। उसका आप लोग यूज कर ही नहीं सकते। हालांकि इलेक्ट्रॉन से या फिर प्रोटॉन के अंदर जो छोटे पार्टिकल होते हैं उसके अंदर, मतलब क्वार्क्स, उसके अंदर बहुत कम चार्ज होता है, इससे भी कम चार्ज होता है, बट वो चार्ज किसी काम का नहीं है फिलहाल हमारे, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही एलिमेंट्री चार्ज कहा जाएगा, वही सबसे छोटा चार्ज कहा जाएगा और उसके हिसाब से ही जो है चार्ज की काउंटिंग की जाएगी, ठीक है, क्वांटाइजेशन किया जाएगा। सो ये हो जाती है एक और प्रॉपर्टी। तो ये हो जाती है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आई होप आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों ने चार्ज के बारे में सीखा। क्या सीखा कि चार्ज कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की, टाइप्स ऑफ चार्जिंग क्या होता है, मतलब चार्जिंग की टेक्निक्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, ठीक है, और इसका एक्चुअल कारण क्या है चार्ज का, द सोर्स ऑफ चार्ज क्या है। उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी आप लोगों ने चार्ज की। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। अब आपका काम ये है कि आप दोबारा जाकर के अपनी बुक के चैप्टर को रीड करना शुरू कीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आगे की वीडियो के अंदर हम लोग आगे के टॉपिक्स उठाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई सवाल आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।